फी लीटर मजीद महंगा, कीमत 127 रुपए 30 पैसे हो गई। पेट्रोल की प्राइस 4 रुपए कर दी, डीजल की 2 रुपए कर दी। ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। रूल में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, महंगाई की दुहाई देते अवाम के जख्मों पर नमक पाशी का कोई ना कोई सामान हुकूमत ने आए रोज़ तैयार किया होता है। पेट्रोल की कीमतों में 15 रोज़ के बाद फिर 4 रुपये, जबकि डीजल की कीमतों में 2 रुपये इजाफा कर दिया गया है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि खित्ते के मुकाबले में हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें अभी भी कम हैं। जिन 17 ममालिक से वज़ीर ख़जाना पेट्रोल की कीमतों का मुवाज़ना कर रहे हैं, उनके मुताल्लिक ये नहीं बताते कि इन मुल्कों में ज़रूरियाती ज़िंदगी की बाकी अशिया की कीमतें कितनी हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद और जो आबादी के लिहाज से वसाइल की तकसीम है वो कैसे है। इन्हीं में से अक्सर ममालिक की करेंसी पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है, मुस्तहकम है, और ऐसे तमाम अदाद शुमार को छोड़ दिया जाता है, बड़े कन्वीनियंटली उससे जो है वो इग्नोर किया जाता है, और बस ये बता दिया जाता है कि पेट्रोल की कीमत जो सबसे कम है, ये एक नवीद हमें सुना दी जाती है। गुज़िश्ता एक माह में यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 बार कीमतों में इजाफा हो चुका है। कहने को तो यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वहाँ भी चीज़ें आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। हुकूमत के IMF से इस माह मुज़ाकरात होने हैं, और IMF पहले ही शर्तें रख रही है कि एहसास प्रोग्राम के तहत टारगेटेड सब्सिडी के अलावा तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जाएं। IMF मुज़ाकरात से पहले अगर कीमतों का ये हाल है तो इसके बाद क्या होगा? लेकिन वज़ीर आज़म अभी भी इत्मीनान से कह रहे हैं कि महंगाई की ये एक लहर आर्जी है और ये ख़त्म हो जाएगी। क्या वज़ीर आज़म अभी भी गवर्नेंस में दरपेश इस बड़े चैलेंज को तस्लीम करने से इनकारी हैं? ये प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम जो है वो उस डिस्कशन इस पे करेंगे। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। शैला राजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और अशफाक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर मईशत हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर आप ज़रा सुनवाइए कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, एडवाइज़र ने हमें क्या नवीद सुनाई है। आज जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं तो उन्होंने क्या तौजीह दी, जरा वो सुनते हैं। पेट्रोल की प्राइस 4 रुपए कर दी, डीजल की 2 रुपए कर दी। इस वक्त पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 70वें नंबर पे हैं। रीजन में भी बहुत सस्ते हैं और दुनिया के बीच में भी हम सस्ते हैं। जो पेट्रोलियम लेवी है जो कि 2018 में 30 रुपए फी लीटर थी, वो इस वक्त कम होकर 2-2.5 रुपए पे आ गई। और ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। तोला साहब से शुरू करती हूँ। तोला साहब, बिल्कुल इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो तौजीह दी जाती है और ये कहा जाता है कि जी खित्ते में सबसे कम प्राइसेस हमारी हैं। पहले तो मेरा ख्याल है खित्ते के जितने ममालिक हैं, मुझे नहीं समझ आती 17वें नंबर पे हम किस तरह आ रहे हैं। 8 ममालिक हैं, 17वें नंबर पे हम किस तरह आ रहे हैं। दूसरा ये कि जो पर कैपिटा का कंपैरिजन है, क्या उसको इग्नोर करना और ये कहना कि जी हम सबसे सस्ते जा रहे हैं, और फिर मतलब बहुत सारे लोग तो अब ये भी कह रहे हैं जी अच्छा अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिका में जो है कंपैरिजन किया जाए तो 160 रुपये का बनता है, वगैरह वगैरह। ये लॉजिकल कंपैरिजन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर मारिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और तमाम मेहमानों को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम। देखिए, पिछले एक महीने में अरब लाइट 4.16% बढ़ा है मंथ ऑन मंथ, जिसकी हमारी ऑयल प्राइसिंग होती है। मैं अभी उसके प्रीमियम पे, ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं जाता। तो जाहिर बात है, एक तरफ तो कमोडिटी की प्राइस है बढ़ गई, बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगी तो डॉलर आपका रूपी एक महीने में आपका 2.58% डीवैल्यू हुआ, तो उसकी एक इम्पैक्ट अलग आ गई। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कंपैरिजन फरमा रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी वहाँ के डॉलर रेट और पाकिस्तान की करेंसी की मल्टीप्लिकेशन, उसकी कंपैरिजन करें पाकिस्तान के रेट से। यानी कि अगर इंडिया में सपोज करें 89 सेंट का है, तो कहते हैं 89 सेंट मल्टीप्लाई बाय 170 रुपए, तो वहां से 250 रुपए मिल जाते हैं उनको। मगर एक्चुअली देखें, वहां उनकी मईशत की अपनी मजबूती है, तो उस मजबूती के हिसाब से उनके अपने प्राइजेस उन्होंने रखे हैं। तो ये तो मैं नहीं कह सकता ना कि जी के प्राइस मैं उनकी लूं और करेंसी में अपनी लूं। ये तो पाकिस्तान के शहरी का कसूर नहीं है
कि हम इतनी रैम्पेंट डिवैल्यूएशन करते हैं। ये पाकिस्तान के शहरी का कोई इस्तेकाक मजरू हो रहा है कि जी वो मैं कहूँ ये कि जी कि मेरी इनएफिशिएंसी थी कि मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और 3000 अरब अगर मुझे ज्यादा पे करने पड़े एज ए डेट सर्विसिंग, तो मैं गवर्नमेंट कहेगी जी अवाम का कसूर था, तो ये मैं नहीं कहूँगा। दूसरी बात, अगर आपने जैसे कही कि जी 160 रुपए का, अगर कुछ मेरे दाना लोग अगर दोस्त हैं हमारे वो कहते हैं जी 160 रुपए का लीटर तो यूएसए में भी है, तो यूएसए में आप पर आवरली जो वेज रेट है उसके हिसाब से आप हमारे मजदूर को भी वो वेज रेट देते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद आप कंपैरिजन करेंगी तो फिर हम कहेंगे कि जी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। बिल्कुल। इस वक्त अगर आप मुझे कहेंगी कि अगर इस रेट पे क्या ये वायबल है, अब मैं नहीं समझता कि वायबल है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने सही मायनों में देखना है तो आप ये तलाश करें कि अगर हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे जिसकी वजह से शायद हमें 3000 अरब अराउंड जो एक रफ कैलकुलेशन हम दे सकते हैं, उसकी वजह से डेट सर्विसिंग अगर हमें ज्यादा देनी पड़ी, उसके जिम्मेदार कौन है? क्या ये दानस्तगी थी या गैर दानस्तगी थी? क्या हॉट मनी जो आई थी जिसकी वजह से ये रेट हमें करने पड़े और जिसकी वजह से ये डिवैल्यूएशन हुआ, क्या उसमें कहीं ये तो नहीं था कि कोई ऐसी चीज मौजूद थी, उसकी कोई फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए? तो वैसे हमारे देखिए पीपल्स पार्टी का और नून लीग के तो दौर का कंपैरिजन मैं नहीं कर सकता, मगर यहाँ अगर बिल्कुल हमारे एक नारा था तहरीक इंसाफ का कि जी हम साफ शफाफ चलेंगे, और उन्होंने ये दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि जब जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी केसेस खोल दिए, तो अब उनको ये एक फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए हॉट मनी का भी, कि देखें क्या इसमें कोई ऐसी स्मेल तो नहीं आ रही है कि जहाँ पर हमने 2 साल नेगेटिव ग्रोथ, आप 1 साल नेगेटिव ग्रोथ आपकी टैक्स कलेक्शन 2 साल तक नेगेटिव, और बहुत अच्छी नवीद सुनाई है कि इस क्वार्टर में आपने बड़ी अच्छी टैक्स कलेक्शन। बट तुला साहब वो भी कथा कलामी की माफी, क्योंकि आपका यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है और इम्पोर्ट्स अकाउंट फॉर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 45% ऑफ योर टैक्सेस, तो अगर वो भी बढ़ गया है, क्या वो इम्पोर्ट एट्रीब्यूटेड है या वो वाकई जो है वो बढ़ा हुआ है? देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए हमारी मईशत जो है ना उसका खासा बहुत आसान सा है डॉक्टर साहबा। हमारी मईशत सिर्फ आप देखेंगी तो 4% इंटरेस्ट रेट पे चल सकती है और आपकी मैनेज पैरिटी पे चल सकती है। जब शौकत तरीन साहब आ रहे थे और जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने थे तो मीडिया पे उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए गए वो एक बहुत बड़ा मसला था और रैम्पेंट डिवैल्यूएशन ने हमें मार दिया। तो अब उसी रेसिपी को मेरा ख्याल है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोहतरम शौकत तरीन साहब उसको अडॉप्ट करेंगे, मगर कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट अगर हम देखते हैं तो आज डिवैल्यूएशन मजीद बढ़ गई है। और आज अगर आप देखेंगी तो ये दूसरा आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, ये मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि देखें इकोनॉमी के लेवल होते हैं। जब आप नई इकोनॉमी एक होती है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ एक प्रोड्यूस एंड सेव की इकोनॉमी होती है, वो प्राइमरी हम इसको कहते हैं। प्राइमरी के बाद एक सेकेंडरी स्टेज आता है जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले आते हैं, हम प्रोड्यूस एंड सेव को सेकेंडरी स्टेज में लेके आते हैं। जब वो एक डेवलप हो जाती है 30-40 साल में, जब आपकी लोगों के पास कंजम्पशन पावर आ जाता है तो टर्चरी लेवल आती है। वहाँ हम बोरो एंड स्पेंड पे जाते हैं, वहाँ आप 5 दिन की छुट्टी कर दें, वहाँ आप एक्सटेंडेड आवर ना रखें, वहाँ सोशल आप बेनिफिट दें लोगों को, वहाँ पर आप अपने मुताबिक जो है चला सकते हैं। तो साहब अगर आप हमारे साथ ही रहें तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, अगर आपके पास टाइम हो। मैं ज़रा डॉक्टर जरका की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहबा, एक लंबी चौड़ी जो चार्जशीट है तुला साहब ने जो है वो आपने सुनी ली है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जो इस वक्त नज़र आ रहा है सारा, और जिस किस्म का कंपैरिजन जो है वो दिया जा रहा है, यहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम जो है नून लीग के मुकाबले में कम हुई है, और आप ही हमें बता रहे हैं कि जी पेट्रोल की प्राइसेस का कंपैरिजन जो है वो बांग्लादेश से कर रहे हैं, वो आप इंडिया से कर रहे हैं, वहाँ की पर कैपिटा देख लें, अपनी देख लें, अमेरिका से कर रहे हैं, वहाँ का देख लें कि कितना वहाँ पे जो है लोग अर्न करते हैं। किस किस्म का कंपैरिजन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए बिल्कुल आप अमेरिका को आप निकाल दीजिए, ब्रेंट क्रूड जो है पिछले साल $45 का आपको ब्रेंट क्रूड का बैरल मिल रहा था और अभी उसकी प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। आप तेल खरीदते हैं और आप वो तेल खरीद के अपनी मईशत में लगाते हैं, तो इसमें अमेरिका का तो कोई जिक्र ही नहीं है।
उसी तेल की कीमत को आप कंपेयर कीजिए। इंडिया भी खरीदता है, इंडिया का अपना भी तेल है। हमारी पर कैपिटा कितनी है इंडियन रुपी में? 102 रुपए। लेकिन डॉक्टर साहब हमारी पर कैपिटा इनकम हमारी पर कैपिटा 1100। अब गुजारिश आपकी मेहरबानी मुझे बात करने दीजिए। $1100 आपकी पर कैपिटा है वर्ल्ड बैंक के वो पिछले साल की है, और अगर आप पिछले 2020 की है, कंपेयर करें तो उनकी $1900 है जी। अच्छा, बांग्लादेश की बढ़ गई है। मारिया आपकी मेहरबानी, आप अगर मुझे बोलने दें तो आई विल बी ग्रेटफुल। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, प्लीज। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, I am a political worker and I am talking to you as a political worker. If you pit me against an economist, then I cannot work on that. We are here to talk about the things that we know. ठीक, तो आप अगर आपने पर कैपिटा की हमने डिस्कशन करनी थी तो आप मुझे मेरे बजाय किसी इकोनॉमिस्ट को बुलाती। मैं आपको बता रही हूँ तो वो आपको फिर यू वांट टू गो वेरी एग्जैक्ट। तो आप मुझे बताइए, इंडिया में पेट्रोल 102 इंडियन रुपीज का है। गुजारिश तो करने देना आपको, अगर मुझे बात भी नहीं करने देंगी। 102 रुपए इस वक्त इंडिया में, इंडियन रुपी के मुताबिक 102 रुपए, उसको आप पाकिस्तान के मवाजना करें तो इस वक्त 237 रुपए इंडिया में तेल है और उसके ऊपर 55% उनका टैक्स है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर 127 रुपए का लीटर है तो उसमें 13 रुपए सिर्फ टैक्स है। तो हुकूमत पूरी तरह से कोशिश कर रही है सब्सिडी देने की और आवाम के लिए आसानी पैदा करने की, लेकिन ब्रेंट की कीमत, तेल की कीमत जब ऊपर और नीचे जाती है तो उसके साथ आपका खरीद, क्योंकि आपने खरीदना है और एक दिन में पाकिस्तान की बैंकरप्ट इकोनॉमी जो हर साल, जिसमें आपने 6 अरब से आप 36 अरब पे ले गए अपना जो आपका जो डेट था, और जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी, एक दिन में तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कोविड का इतना बड़ा चैलेंज आया हुआ है। जिन मुल्कों की इकोनॉमीज डबल फिगर्स में पॉजिटिव थी, वो देखें इंडिया खुद नेगेटिव में चला गया है। चाइना के क्या हालात हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी रीसेंट डिवैल्यूएशन हुई है डॉलर की, आप भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान हमारे साथ है। रीजन में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान का अपना अफगानी जो करेंसी है वो तो इस्तेमाल हो ही नहीं रही, वहां पे तो डॉलर चल रहा है। उनके जो पैसे अमेरिका के पास पड़े हुए हैं वो मुंजमद हुए हुए हैं। तो अब पाकिस्तान से वहां पर स्मगल हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं और ये सब एक्सपेक्टेड चीजें हैं। हमें जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाना है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एसएमईज को हमने बढ़ाना है। उसके लिए हुकूमत दे रही है मराहत, लेकिन जिस किस्म के ये काम सारे 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग से होते और उसके समरात अगले 5 साल में और इलेक्शन से पहले नजर आएंगे। अगर पीटीआई की हुकूमत ने अगला इलेक्शन लड़ना है और जीतना है तो आपको रिजल्ट नजर आएंगे। पॉइंट आ गया। मैं नहीं कहती कि अगले 5 साल में आएंगे। आप लोग कहा करते थे 90 दिन में हम करप्शन खत्म करके दिखाएंगे वगैरह वगैरह। आपने भी कहा, बिल्कुल आप इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं तो आपको पता है कि एक आम आदमी की यहाँ पे कुव्वत खरीद कितनी है, कितने पैसे वो बना रहा है और जहाँ से मवाजना किया जा रहा है वहाँ की कितनी है। बांग्लादेश की तकरीबन $2200 आप कर लें, श्रीलंका की $3600, इंडिया की इसी तरह तकरीबन $2000 है। आप इस वक्त तकरीबन जो है वो $1500 पे खड़े हैं, तो मवाजना जो है वो बनता नहीं है। फिर मैं ज़रा अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, बिजली 2 रुपये जो है वो महंगी हो रही है, गैस जो है 35% जो है वो महंगी हो रही है, यूटिलिटी स्टोर्स पे 4 दफ़ा जो है वो रिवाइज होती हैं प्राइसेस, और फिर बैरूनी कर्जा 26 अरब डॉलर जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन पेट्रोल में हम 17वें नंबर पे हैं खित्ते में। वो मुझे समझ नहीं आ रही वैसे कैसे। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, बात ये है कि वो, मैं एक बात से तो इत्तेफाक करता हूँ डॉक्टर ज़रका साहिबा की, कि वो एक सियासी वर्कर हैं और मतलब है कि वो चलें एक इकोनॉमिस्ट की तरह अगर वो नहीं फिगर्स बता सकती, लेकिन रियलिटी तो बता सकती हैं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सियासी वर्कर कहकर फिर उन्होंने बातें वही इकोनॉमिस्ट वाली शुरू कर दी और वो भी सही तरह एक्सप्लेन ना कर सकी। गुजारी ये है कि इस वक्त ये कहते थे हम इनका कंपैरिजन करते हैं अपनी गवर्नमेंट से। जब खान साहब कंटेनर पे खड़े होते थे, जब आपने पेट्रोल की बात की, तो पेट्रोल के ऊपर एक असद उमर साहब बड़ा फार्मूला बताया करते थे, और वो इस तरह हो तो 40 रुपए में पड़ता है, फिर
یہ کہتے تھے کہ مطلب ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، جب ٹیکس لگتے ہیں بڑھتے ہیں تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نہیں کر رہے، یہ ساری انہی کی ہوئی باتیں ہیں. میں بڑا سمپلی آپ کو بتاؤں گا، چلیں جی یہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے، انٹرنیشنل پرائسز ہیں، وہ جی اوپر بڑھ گیا ایک بہانہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نیچے کون سی چیز ہے؟ گندم کا کیا ریٹ ہے؟ آپ کے ملک میں کاشت ہوتی ہے، آٹا کس ریٹ پہ مل رہا ہے؟ آپ بتائیں گنا آپ کے ملک میں اگتا ہے، چینی کا کیا ریٹ ہے؟ وہ تو آپ کے ملک میں ہے، وہ تو باہر سے نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ سبزیوں کے کیا ریٹ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کے ملک کے اندر ادویات بنتی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ ہم سے زیادہ، اور وہ ڈاکٹر زرکا صاحبہ بھی تشریف فرما، 600 جہاں تک مطلب ہے کہ عام شہری کی حیثیت سے میرا نالج ہے، کوئی 600% بڑھ گئی، کوئی ایون وہ مطلب ہے کہ لائف سیونگ جو ڈرگز ہیں وہ بھی آسمان کی طرف باتیں کر رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کی ڈیلی ویجز کتنی بڑھی ہیں. مجھے یہ بتائیں یہ باتیں کمپیریزن جب ان سے مہنگائی کا کمپیریزن کیا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ انگلینڈ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، ادھر بھی مہنگائی. بھائی وہ ادھر مہنگائی آئی ہے، لوگوں کے اکاؤنٹس میں منتھلی پیسے بھیج رہے ہیں. لوگوں کو اسیس کر کے ان کی انکم ٹیکس ریٹرنز کو دیکھ کر ان کی جتنی انکم تھی اس لحاظ سے ان کے کہا. آپ نے تو عوام کو حالات کے تھپیڑوں پر چھوڑ دیا ہے. عوام اس وقت یہ صورتحال ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لوگوں کی ویجز سیلریز تنخواہیں کتنی بڑھائی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کی آمدن میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ آپ نے جس بری طرح سے، اصل وجہ یہ کہ یہ ایک عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. مطلب ہے ہم چیزوں پر بات کرتے ہیں لیکن حقائق پر بات نہیں کرتے. اصل ان کے فیلئر کی یہ وجہ ہے کہ اگر یہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے نہ آئے ہوتے، کسی اوریجنل الیکشن سسٹم کے ذریعے آئے ہوتے، تو آج یہ خود اپنی نالائکی اور کرپشن کو چھپانے کے لیے کبھی مثالیں دیتے ہیں امپورٹ کی، کبھی مثالیں دیتے ہیں ایکسپورٹ کی. ان کو آئینہ دکھانا چاہیے کہ آپ کے وزراء نے گندم اور چینی میں یہ کیا تھا کہ گندم آپ کے ملک میں پڑی تھی، کاغذوں میں آپ نے ایکسپورٹ کی، اور پھر آپ نے کاغذوں میں امپورٹ کی، جو اربوں روپے پاکستان کے نقصان ہوئے. چلیں جی پیٹرول میں مان لیتا ہوں کہ آج جو اس کے ریٹس ہیں پیٹرول کے وہ چلے جی مہنگے ہو گئے. مجھے یہ بتائیں جب کرونا کا پینڈیمک آیا تھا اور پوری دنیا میں کوڑیوں کے بھاؤ تیل ہو گیا تھا، آپ کے مافیاز نے اس وقت بھی آپ کے ذریعے اربوں روپے کھائے اور وہ آپ کی جیبوں میں گئے. کسی بندے کی رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوئی. کون ذمہ دار ہے، کون بتانے والا ہے؟ چونکہ نیب کو تو آپ نے ہماری وکٹمائزیشن کے لیے رکھا ہوا ہے اپوزیشن. رائٹ. میں ذرا شعلہ صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لوں. شعلہ صاحبہ، اس وقت بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے، گیس بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، ڈالر کی اڑان جو ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عارضی لہر ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ گھبرا تو نہیں رہی؟ ہاں، میں گھبراؤں یا نہ گھبراؤں، لیکن یقیناً کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کا اتنا برا حال ہے کہ اب وہ اس مسائل سے نکل ہی نہیں پا رہی ہے کہ وہ کوئی آواز بلند کر سکے یا کچھ. وہ اتنی پریشان ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ شام کو میرے گھر والوں کو کھانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ پہلا ملک ہے جہاں رواں مالی سال میں جو ہے لوگوں کی پر کیپٹا انکم ریڈیوس ہوئی ہے، یعنی کہ سورس آف انکم جو ہیں وہ رہے نہیں ہیں، اور جب یہ کم ہوتی ہے تو قوت خرید بھی کم ہوئی ہے. تو میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے آج، یعنی پرسوں جب میں نے پروگرام کیا تھا تو پرسوں میں نے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ایل پی جی جو ہے اس پہ فی کلو 20 روپے بڑھ گئے. اب کل جو مہنگی ہوئی ہیں سب چیزیں تو ایل پی جی پہ ایک دم سے 9 روپے اور بڑھ گئے. تو مطلب میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس کے بعد کہہ رہے کہ یہ عارضی ہے. تو 3 سال تو عارضی ہو گئے. اور کل پرسوں ہی میں نے جو پروگرام دیکھا تھا تو وہ کیا تھا اور میں نے سارا اخبار سے ہی کوٹ کیا تھا کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کتنا ہو گیا، 700 بلین روپیز ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ کہ اگست کے مہینے میں کتنا جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، کتنی امپورٹس بڑھی ہیں،
کہ آپ نے قرضہ خود ہی بتا دیا کہ کتنا بیرونی قرضہ زیادہ ہو گیا، اور آج پھر ہم ایک نیا دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ سب کچھ ہو گیا. مطلب 3 دن میں دنیا بدل گئی. 9 روپے کا اضافہ ہو گیا ایل پی جی پہ. تو اس طرح اور بہت سی چیزوں پہ آپ سوچ لیں، یہ تو وہ چیز ہے. تو پرسوں جو ہے وہ یہ تھا کہ تمام اشاریے جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں اور دوبارہ سے منصوبہ بندی کی جائے گی. یعنی 3 سال میں آپ کا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے، سب کچھ عارضی ہے اور سب کچھ جو ہے اس طرح سے ہے. اور وزیر خزانہ کہہ دیتے پہلے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا معیشت کہاں جا رہی ہے، 3 دن بعد کہتے ہیں سب اچھا ہے، پھر اب کہتے ہیں کہ تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے بہت مہنگی وہ سخت شرائط تھی. آج ان کا ایک بیان میری نظر سے گزرا کہ لوگ واویلا کیوں کر رہے ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں. اب آپ عوام پہ تو یہ نہیں کر سکتے نا کہ جیسے آپ میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے آپ اداروں کے سربراہوں کو اپنے لیے ان کی راستے تنگ کر رہے ہیں، آرڈیننس لا رہے ہیں. اب عوام پہ تو آپ یہ نہیں کر سکتے نا کہ جو بولتا ہے اس کو سزا دو، جو آواز نکال رہا ہے اس کو کر دو. ایسا نہیں ہے. اب میں کس جگہ پہ بات کروں؟ جب سے انہوں نے میڈیکل کالج کے سسٹم کا کہ کیسے ایڈمیشن ہوگا وفاق نے سنبھالا ہے، سندھ نے سب سے پہلے آواز بلند کی تھی کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اس سے جو ہے طلبہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. آج میڈیکل کے اسٹوڈنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جو ایک اور حرکت ہے وہ بہت افسوسناک ہے کہ آپ نے پروونشل انٹرفیتھ ہارمنی جو تھی اس کو آپ نے انتہائی ڈسٹرب کیا ہوا ہے. مثلا ایک صوبے کو آپ 37% کم پانی دے رہے ہیں جس کا 24% جو ہے وہ پاکستان کی زراعت میں مختلف حوالے سے عمل دخل ہے. آپ اس کو پانی نہیں دے رہے، 37% کم دے رہے ہیں. ہر طرح کی لڑائی آپ نے کری ہوئی ہے. پھر نئے شوشے چھوڑ دیتے ہیں، طالبان کو معاف کر دیں گے، فلانے کو. ادھر میں طلعہ صاحب سے ذرا پوائنٹ آف ویو ان کا لے لوں. طلعہ صاحب جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم بہت زیادہ ریفارمز جو ہیں وہ لے کے آئیں گے، ہم اکانومی کی جو ہے وہ ڈائریکشن بالکل چینج کر دیں گے. اب اگر بات کی اور کہا جاتا بہت یہ مثال دی جاتی تھی کہ نون لیگ نے روپے کو مستحکم رکھا ہوا تھا کیونکہ ڈالر پمپ کرتے تھے. یہ حکومت پچھلے 3 سال میں $5.8 بلین جو ہے پمپ کر چکی ہے. امپورٹ پہ ریلائنس اس وقت ان کی بھی جا رہی ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ریلائنس ان کی بھی جا رہی ہے. کیا یہ جو ماڈل ہے، اکانومی کا ماڈل ہے، یہ ماضی سے مختلف ہے یا وہی ساری چیزیں ہیں جو یہ کرتے آ رہے ہیں جو ماضی کی حکومتیں جن کو یہ کوستے تھے وہ کر رہے تھے؟ دیکھیں ماریا، سب سے بڑی بات ہے امپورٹ میرا خیال ہے کوئی بری چیز نہیں تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں، مگر یہ جو کنزمپشن لیڈ گروتھ ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گاڑیاں امپورٹ کر دی، وہ دیکھیں اس سے آپ کی پرچیزنگ پاور بالکل ختم ہو جاتی ہے. اب اگر فرض کریں میں اگر ₹1,00,000 کماتا ہوں اور 80,000 روپے خرچ میرے ہونے اور 20,000 روپے میں سیو کر سکتا ہوں، اگر آپ مجھے میری حیثیت موٹر سائیکل کی اور میں اگر آپ گاڑی لینے چلا جاؤں، اگر آپ کنزیومر فائنینسنگ دے دیں تو میری ایک تو سیونگ میری ایگزاسٹ ہو جائے گی، دوسرا میں قرضے میں آ جاؤں جو میں لیزنگ پہ لوں گا. تو یہ ماڈل غلط ہے اور یہ ماڈل 361 ارب روپے کی جب آپ نے گاڑیاں لیز کروا دی، اب آپ کو یہ خیال آیا کہ جی اب آپ نے یہ نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گی مسلم لیگ نون کے دور میں بھی یہ بات ہوئی ہے اور بالکل ہے کہ انہوں نے $17-18 بلین انہوں نے پمپنگ کیے تھے مارکیٹ ٹو میک روپی اسٹیبل. مگر شروع کے 2 سے 3 سالوں میں جب تک وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت $1 بھی پمپنگ نہیں کیا گیا تھا. اور اس وقت جو 111 روپے سے 94 روپے پہ ڈالر آیا، پھر 98 پہ رکا اور پھر 104 پہ سیٹل ہوا، اس میں کہیں بھی ایک عنصر نہیں تھا. جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں تھوڑا سا ڈینٹ پڑا اور اس وقت جب معیشت جو تھوڑی سی ڈگمگانے لگی تو اس وقت جا کے ان کو پمپنگ کرنا پڑا، جو کہ غلط روایت انہوں نے رکھی. اس وقت انہوں نے ڈی ویلیو کیا، وہ بھی ایک غلط روایت رکھی. پھر اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر کا دور آتا ہے. وہ کیئر ٹیکر کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یعنی 3 مہینے کے اندر 115 روپے سے ڈالر 138 پہ پہنچا اور پھر 124 پہ سیٹل ہوا. جب یہ حکومت آئی تھی تو ان سے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، بلکہ میری خود اس معاملے میں بات چیت بھی ہوئی کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو لو رکھنا ہے اور آپ نے دوسرا ایک کام یہ کرنا ہے کہ آئی ایم ایف جانا ہے نہیں جانا ڈیسائیڈ کر لیں، نہ جائیں تو بہتر ہے بردر کنٹریز سے اور کمرشل لونز پہ آپ کام کریں. اس کے علاوہ ان کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ڈی ویلیویشن نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کی مارکیٹ بہت چھوٹی ہے
और पाकिस्तान की मतवाजी मईशत जो पैरेलल इकोनॉमी हम कहते हैं वो बहुत बड़ी है, और उस बड़ी इकोनॉमी के तहत आप देखें एवरी ईयर आप एक एमनेस्टी क्लेम करते हैं, और एवरी ईयर आपके लोगों को टैक्स की एक पैसे निकालने के लिए एक एमनेस्टी चाहिए। तो ये आपका इंडिकेटर है कि आपकी बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है। तो उस इकोनॉमी को देखते हुए आप कभी भी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जब रखेंगे रीजन के और हाईएस्ट इन्फ्लेशन पे जब आप जाएंगे तो आपकी ग्रोथ भी सप्रेस हो जाएगी, और आप कभी भी इकोनॉमी को अपने पांव पे खड़ा नहीं रिफॉर्म नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक ठीक। तुरुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है कि घबराना नहीं है, बात हो रही है कि अच्छे दिन आएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या फरमाते रहे इन 3 सालों में, ज़रा पहले वो सुन रहे थे, फिर डॉक्टर साहिबा की तरफ जाऊंगी। मैंने फैसला किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं, क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अब कदम उठा रहे हैं, डॉलर्स हमारे मुल्क में ज्यादा आएंगे, हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। जो मैंने 9 महीने से अंदर अपने मुल्क को देखा है, 2-2.5 महीने और हमारे मुश्किल है। ये जो 2019 था मुश्किल वक्त था, लेकिन 2020 एक इस मुल्क का अब आगे बढ़ने का वक्त है। 2021 है, ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। 2 महीने में और बहुत काम आपके सामने आ जाएंगे, तो 3 साल में शक्ल बदली होगी। कोई फिक्र ना करें, पाकिस्तान का जो आने वाला दौर है ये बड़ा एक्साइटिंग दौर है। अच्छा जी डॉक्टर साहबा, बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। अब नेपरा ने जो है वो तकरीबन 2 रुपये बिजली की प्राइसेस मज़ीद बढ़ाने का फैसला कर लिया है। डॉलर्स की अगर बात हो, डिवैल्यूएशन जो है जब से आप आए हैं वो डिवैल्यूएशन हमारे सामने है, किस तरह वो इम्पैक्ट कर रहा है। 2021 जो है ये तब्दीली का साल होगा। 2021 ख़त्म हो रहा है, आवाम की हालत ज़ार तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, बल्कि ख़राब होती जा रही है, बेहतर क्या ख़राबी की तरफ जा रही है। तो फिर ये अच्छे दिन कहाँ से आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आप। मैं उनकी शैला रज़ा साहब की भी बातें सुन रही थी। यानी हम एक आइसोलेटेड मॉडल लेके उसके ऊपर पाकिस्तान में डोमेस्टिक सिर्फ बात करते हैं। हम ये देखना भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक अक़वाम आलम में एक ग्लोब का एक हिस्सा है। आप कोविड को भूल जाते हैं। 1.5 साल से जो कोविड ने तबाही मचाई हुई है दुनिया की इकॉनमी में, जिस तरह से इस वक्त यूरोप में जो इस वक्त एक एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, और आप देखिए कि कोविड के बाद इस वक्त प्रेडिक्शन ये थी कि 2022 में इकॉनमीज उठेंगी। 2021 में एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से LNG की कीमत 500% ऊपर चली गई है। यूरोप में इस वक्त एक क्राइसिस है गैस की, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इस विंटर में पूरी दुनिया में एनर्जी की क्राइसिस आएगी, पर्टिकुलरली क्योंकि पाकिस्तान इटसेल्फ ने जिस तरह से पेट्रोल और LNG को बीच में फैक्टर इन किया हुआ है, और आगे जाके आप देखेंगे तो हालात उस तरह से नहीं है। उसके ऊपर से अफ़गानिस्तान का जो एक इतना बड़ा जो एग्जिट हुआ USA का, उसकी वजह से जिस तरह से डिस्टेबलाइज हुई ये सारा रीजन, और जो पाकिस्तान ने एक इतना ज़बरदस्त पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि इस वक्त अगर आपका खित्ता जंग में होता तो फिर आप क्या करते। इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेके चल रहा है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में बदअमनी है तो पाकिस्तान में बदअमनी है। 20 साल वहाँ का टेररिज्म, 20 नहीं बल्कि 30-35 साल वहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसका ब्रंट हमने टेररिज्म में बर्दाश्त किया। 470 के करीब हमारे ड्रोन अटैक्स यहाँ पे हुए, लोग डिस्प्लेस हुए। पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिस तरह से ये सारे मसाइल जो हैं इनको आपको समझना है। अगर हमने पाकिस्तान को उठाना है उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बन रही हैं, उसके लिए काम किए जा रहे हैं। आप देख रही हैं जिस तरह आवाम को, गरीब आदमी को हेल्थ कार्ड मिला है। हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए तक गरीब आदमी को कवर देता है हॉस्पिटल में। यानी जो लोग अपना घर बेच के, सब कुछ बेच के अस्पतालों में आते थे, उनके पास अब अस्पताल में एक कुशन है। और ये जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वक्त अर्बन ज़्यादा है, रूरल में बहुत हद तक लोगों को कुशन मिल गया है, क्योंकि इस दफ़ा जिस तरह से रूरल इकोनॉमी को उठाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से इस वक्त 1100 अरब उनमें इन्वेस्ट किया गया है, तो ये फ़र्क
आई एग्री विद यू कि सैलरीड क्लास के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली बेहतर नहीं होगा, और उसके लिए 70% आपका 30 साल से कम उम्र का है, उसमें हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया आज तक? और ये 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये दिहाइयों की इन्वेस्टमेंट है। आप जब तक स्किल डेवलपमेंट, आप जब तक अपने नौजवानों को पढ़ाएंगे नहीं, आप उनको रेडी फॉर, आप उनको दुनिया के लिए रेडी नहीं करेंगे। हमारे मुल्क में तो आज तक सिर्फ एक काम होता रहा है, वो है भर्तियां। यानी जो हुकूमत आती है वो अपने लोगों को गवर्नमेंट के इदारों में भर्तियां करके उनके वजीफे लगवा देती है। एक एक आदमी की 3-3 जगह नौकरियां होती हैं और एक जगह वो काम नहीं करते। यहाँ पर जो हालात हैं उनको जब आप स्टडी करते हैं तो मैं तो कई दफा हैरान होती हूँ कि ये मुल्क चल कैसे रहा है, क्योंकि काम करने को यहाँ पे कोई तैयार नहीं होता। और जिस तरह से लोगों को आपने वजीफों पे, आप देखिए अभी जो लेटेस्ट क्राइसिस एक आया हुआ था कि जी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई 2006 में जो भर्तियां की थी पीपल्स पार्टी ने उन लोगों के हवाले से। स्टील मिल आपने सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में सिर्फ यूनियनाइज करके लोगों को आपने भर्तियां की। आपका लंबा चौड़ा बांग्लादेश का एग्जांपल देके उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करके कहां ले गए हैं। जब तक हम खवातीन और मर्दों को शाना बशाना नहीं खड़ा करेंगे, काम नहीं शुरू होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स बहुत जरूरी हैं, नो डिनाइंग दैट, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे और वो लिए जा रहे हैं, लेकिन और आपके सामने डॉक्टर साहब अब नहीं, मेरे सामने नहीं है ना, मैं ये चीजें बात कर रही हूँ। आपने कहा पूरी दुनिया में जो है वो एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, चलें जी ठीक है, मैं अगर मान लूं, मेरी गुजारिश, अगर पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ रहा है तो जिस वक्त LNG लोएस्ट आपको मिल रही थी, आपने उस वक्त क्यों नहीं खरीदी? उस वक्त आप लोग कहते थे हवा में छोड़ें, क्या करें? फिर आपने कहा कि पूरी दुनिया में जो है वो इंडिया में नेगेटिव ग्रोथ, इंडिया में नेगेटिव ग्रोथ, दे देते हैं जो बाहर पैसे लेके गए हैं पैसे वापस कर दे तो खरीद लेते हैं। देखिए गुजारिश सुनिए ना, आपने कहा जी इंडिया की नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, इंडिया की अभी जो डेडलीस्ट वेव आई है उसमें भी उनकी पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, उनकी FDI जो बढ़ गई है कोरोना के टाइम्स में, ठीक है, ये देख लीजिए, ये रिकॉर्ड कैसे मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही। एनर्जी क्राइसिस का एक और बड़ा, आप क्या स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट आज कोट हो रही है तमाम न्यूज़पेपर्स में, आपने वो देखा होगा, उसमें ये कहा है कि जी मोस्ट एफिशिएंट RLNG प्लांट्स जो हैं उनको अंडर यूटिलाइज किया, यूटिलाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ा है। क्या ये भी जो है वो पिछली गवर्नमेंट्स का कसूर है डॉक्टर साहबा, जिसकी वजह से मतलब आम आदमी की जेब पे जो ये 2 रुपए का इजाफा हो रहा है ये हमने देना है? थैंक यू, मैं बताती हूँ आपको। देखिए जी गुजारिश ये है कि आपके लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी बिजली की प्रोडक्शन काफ़ी है, लेकिन लाइन अंडर यूटिलाइजेशन इलाके में ही, मैं कैंट में रहती हूँ, आप ज़रा तारों का हाल देख लें, अंडर यूटिलाइजेशन नहीं, चोरी और लाइन लॉसेस आपके इतने ज्यादा है। चले डॉक्टर साहब, जमाने की आपकी हर जगह तो आपकी तारें जमीन पे आई हैं, कोई आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है, एक दिन में आपको भेज देती हूँ, आप स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट जरूर देखिए। आपने बात की, आपने इंडिया की, आप जी मैं जरूर देखूंगी, लेकिन आप इंडिया की इकोनॉमी को आपने देखा है, इंडिया इज अ बिग जायंट, 6 टाइम्स। आपने कहा ना नेगेटिव ग्रोथ, मैंने तो सिर्फ वो बात की है कि नेगेटिव नहीं था, 100 बिलियन कर रही थी ना मवाजना, आप कर रही थी, आपने कहा नेगेटिव ग्रोथ हुई है, मैं उस पे जमाने में देखिए इस वक्त नहीं है उनकी नेगेटिव ग्रोथ, आप कहती हैं ओवरऑल इस वक्त नेगेटिव चल रही है, क्योंकि ग्रोथ चेंजेस मंथ टू मंथ। मारिया, ग्रोथ चेंजेस मंथ डॉक्टर साहब, चले अगर अब आपने आप ये कहती हैं, देखिए चले आप कह रही हैं कि इस गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, अब आप मेरी ठीक है, मैं जरा अली गवर्नमेंट का देखिए बात जी मैं इन हालात में आप मुझे कुछ करके दिखा देती। इस गवर्नमेंट ने जो कुछ किया इन सब चीजों के बावजूद वो इस गवर्नमेंट को शाबाशी है, इसीलिए तो आप देखिए गैलप में क्या है रिजल्ट, 48% इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। शहला साहिबा जब हिंद में कुछ करेंगे तो हमें भी दिखा दीजिएगा, ना पानी ना खाना, दोनों से आपके सब डिस्ट्रिक्ट दादू से लेकर लाड़काना तक। डॉक्टर साहब पॉइंट आ गया ना आपका, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया ना, अच्छा काम होता है, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया ना, आपको तो डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, किसी ने नहीं, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, तो ये इस तरह डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपने कोई गलतियां नहीं की जी। अली साहब वो तो कह रही है हमने कोई गलतियां नहीं की, सब कुछ जो है ये डॉक्टर साहबा के जनाब डॉक्टर साहबा की हम बातें सुन रहे थे,
बात ये है कि आप किस इकोनॉमी की बात, आप इनसे बात करें, आप इनसे पूछें मुर्गी का क्या रेट है, अंडे का क्या रेट है, भंग किधर काश्त करनी है, और इनसे मतलब है कि ये तो इकोनॉमी की बातें ये सारे वो तो तुल्ला साहब ने आपने की हैं, किसी और ने इधर ये तो कहते थे कि हमने पहले इन्होंने इकोनॉमी ठीक की कट्टों के ज़रिए, फिर इन्होंने की अंडों के ज़रिए, फिर इन्होंने की मुर्गियों के ज़रिए, अब भंग के ज़रिए कर रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर देख लें, अब उन्होंने कहा कि वो शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं भंग के ज़रिए ठीक हो जाएगा। हालात ये हैं डॉक्टर साहिबा, लगता है मेरी बहन इस वक्त भी क्लिनिक्स में बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं। आवाम के पास जाएं, देखें, जिस आवाम ने चले मान लिया आपको इजाफी वोट मिल गए छू मंत्र के ज़रिए, 2018 का RTS चल गया, 2023 में EVM चल जाएगी, लेकिन वो नहीं चलेगी इस दफ़ा। अगर क्लिनिक में बैठ के टॉक शोज करने सिर्फ आवाम में जाएं, देखें आवाम का भुरकस निकल गया है। देखें जी, बात ये है, जब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जब तक उसको इस बात का एहसास नहीं होगा कि मैंने बग़ैर किसी जादू वाली मशीन के, जब तक मैंने आवाम के पास जाना है, जहां मुझसे पूछा जाएगा कि बताएं आपने जो BRT ट्रेन कितने में, वो आपने वो BRT का प्रोजेक्ट कितने में किया, और पंजाब के 3 प्रोजेक्ट्स थे वो कितने में हुए। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि नवाज शरीफ के टाइम में डॉलर की क्या कीमत थी और आज डॉलर की कीमत जो इधर पहुंची, अद्वियात के रेट इतने क्यों बढ़े, लेकिन ये तो हर चीज़ से मुबर्रा है। ये तो कहते थे कि ये सब गलत है, जब हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। इन्होंने सब कुछ ठीक नहीं किया, इन्होंने कर ठीक दी है। मकसद ये है डॉक्टर साहिबा कि इस वक्त हमारा मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है, अब आगे इससे बताएं कि इससे बुरे हालात क्या होंगे। इससे बुरे हालात लेकिन जब आप किराए के वजीर लाएंगे, मुझे ये बताएं कि वो हमारे जो वजीर ख़जाना हैं वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, शैला रजा साहबा ने धक्का दिया, इधर पहुँचा दिया। फिर एक इससे पहले आए थे, वो भी उधर से मतलब इंपोर्ट होकर पीपल्स पार्टी से आए। आज इनकी फ्रंट रो असेंबली में देख ले, पूरी फ्रंट रो आपको परवेज मुशर्रफ की वो लाइन बैठी हुई नजर आती है। जब आप मांगे तांगे की हुकूमत चलाएंगे तो फिर आप इकोनॉमी बेहतर नहीं कर सकते। एक टाइम था, आज लंगर खाने चलते हैं, किसी वक्त इस मुल्क में कारखाने लग रहे थे, CPEC के प्रोजेक्ट हो रहे थे, एनर्जी क्राइसिस को खत्म किया जा रहा था। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू जो डिस्कस करना है, नैब चेयरमैन के हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं वो कुछ एटलीस्ट ऑपोजिशन के लिए कोई ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं है। क्या हो रहा है ऑन दैट फ्रंट, विल डिस्कस दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नैब चेयरमैन को तौसीह देने के लिए जो ऑर्डिनेंस है वो कहा जा रहा है कि तैयार हो गया है, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन के केसेस हैं, और बिलखुसूस फवाद चौधरी साहब ने बात की, शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं अगर रोज़ चलाए जाएँ, मेरिट पे चलाए जाएँ, तो 25 साल के लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मैं ज़रा चला साहब से पूछती हूँ, चला साहब ये बात तो बहुत दिनों से हो रही है, नैब चेयरमैन की जो ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस इजाज़त नहीं देता। आप क्या समझती हैं, ये अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है? अच्छा, सबसे पहले तो यह है कि मैंने पहले भी एक बात कही थी जिसको मैं जज्बाती में इंटरफेथ हार्मनी कह गई थी, इंटरप्रोवेंशल हार्मनी को, जिसको मैंने कहा था कि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक और भी रवादारी की बात ये होती थी कि आपके दरमियान जितने भी मसाइल हों, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ से जो कि आइनी तौर पर एक कंसल्टेशन और मीनिंगफुल कंसल्टेशन है उसको ज़रूर किया जाता था, क्योंकि जो मुकदमे हैं जो कुछ हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, उन्हें आपने नहीं चलाना। आपका काम था गलत अल्फाज, गलत बयानात, घटिया बयानात देना और अपने वज़ीरों को इस काम पे एंगेज करना, वो आपने भरपूर कर लिया। अब जो इदारे हैं जहाँ से एहतसाब होना है, जहाँ से मुकदमे चल रहे हैं, वहाँ से अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ, ना कुछ साबित हुआ। अब आपका ये कहकर कि मैं ऑपोजिशन से बात नहीं करूँगा, करप्ट है, इसका कोई जवाब नहीं है।
اور کیونکہ آپ میں نے پہلے ہی کہا کہ انٹر پروونشل ہارمنی تو آپ ڈسٹرب کر چکے، لیکن آپ نے سیاست کو بھی انتہائی نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کے بات نہیں کر رہے اور آپ یہ طریقے ڈال رہے ہیں. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، چاہے ای وی ایم کا استعمال ہو کہ آپ اس کے لیے ایک یہی جو آپ کا آرڈیننس ہے اس کے تھرو کریں گے یا جوائنٹ سیشن بلا لیں گے، تو جو اس پہ آپ کے ساتھ متفق کوئی نہیں ہو رہا ہے. جماعت اسلامی آپ کی الائی رہ چکی، وہ آپ سے متفق نہیں، الیکشن کمیشن، تمام پولیٹیکل پارٹیز. تو یہ الیکشن جب ہوں گے تو کون اس کو مانے گا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہم سارے کھیل آپ کو کھیلنے دیں گے؟ اور پھر اسی طرح جو اب کیونکہ انہوں نے بدلنا نہیں ہے، اپنے ٹائم کو اسی طرح یوٹیلائز کرنا ہے کہ جی جب تک کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا تو آپ نے نیب چیئرمین کو اسی طرح رکھنا ہے تاکہ آپ کے کیسز نہ چلے. آپ کے اوپر بھی تو کیس چلنا چاہیے نا. آپ کے بہت سارے مسائل ہیں لیکن وہ نہیں چل رہے. وہی چیئرمین نیب ہیں جنہوں نے کہا تھا 10 منٹ میں حکومت گر جائے، تو آپ نے ان کو روکنے کا یہ طریقہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی کو پلٹ کے یہ کہہ دینا سندھ میں یوں اور ہمارا 10 لاکھ کا کارڈ، یہ آسان ہے، لیکن ذرا سائبر نائف تیسرا لگوائیں تو اپنے کسی ہاسپٹل میں، جس طرح ہم نے سول میں لگوایا ہے. کبھی اس طرح کے گمبٹ میں جو ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں 400 سے زیادہ ہو چکے، کہیں کرائیں تو آپ کے لیے تو ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس نے کہہ دیا تھا کہ پشاور میں کتے کا علاج صحیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک پوائنٹ آپ کا آگے میں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اگر آپ جو ہیں چینلز پہ بیٹھ کے ٹائم کل کر دیں گے تو ایک عام آدمی کو آپ گیلپ کے سروے سے کھانا نہیں کھلا سکتے. آپ کو الیکشن نہیں جیت سکتے تو آپ نے ای وی ایم کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے. آپ کو اپوزیشن کو نیچے دکھانا ہے تو آپ نے چیئرمین نیب کا دامن پکڑ لیا. آپ کا پوائنٹ آگے میں ذرا چیئرمین نیب کا، میں ذرا چیئرمین نیب والی بات ذرا پوچھ لوں ڈاکٹر صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ کیا وجہ ہے کہ چیئرمین نیب کے لیے جو یہی ایک کینڈیڈیٹ جو ہے، کتنا ٹائم دیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ حکومت ہے، ساری چیزوں کا جواب انہوں نے دینا ہے شاہ صاحبہ. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا وجہ ہے کہ نیب چیئرمین کا ساری تکلیفیں عارضی ہے نا، کہہ تو دیا وزیر اعظم نے تکلیفات عارضی ہیں. کوئی کینڈیڈیٹ آپ کو اور نہیں ملا جس سے تاثر یہ زیادہ جو ہے وہ بڑھتا ہے کہ کیونکہ ان کا ایک ویڈیو سکینڈل ہے، کنٹروورشل ہے، آپ کو سوٹ کرتے ہیں تو اس لیے آپ ان کو لگائے ہوئے ہیں. اور میرا تو سوال یہ ہے کہ ایسے میں جو احتساب کا بیانیہ ہے، جو یہ احتساب کریں گے اس کی حیثیت کیا رہے گی جب کنٹروورشل فرام دا گیٹ کو ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کیا ہے ماریا، آپ نے بہت خطرناک الفاظ ذکر کر دیا ہے جو کہ میں جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ کیا ایک کہاوت ہے کہ اس حمام میں سبھی ننگے، اور ایسے ہونا نہیں چاہیے. ویڈیو سکینڈلز تو اس ملک میں آپ نے دیکھا اور ہم دیکھنا نہیں چاہتے کہ ہر انسان کا یہاں پہ ویڈیو سکینڈل ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن وہ تو احتساب کر رہے ہیں نا، ان کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے، اخلاقیات. میری گزارش جی میری گزارش تو سنیں. ارے بھائی، آپ جج ارشد ملک کو بھول گئی؟ کس کا نام لیں ہم؟ آپ یہ باتیں تو جو ہے نا، میں بس اگینسٹ جاتا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، ہم بچا لیں ہماری عزت، وہ تو ارشد ملک والا بھی آپ کے اگینسٹ جاتا ہے. دیکھیں نا میری بات سنیں، میرے اگینسٹ کیا جاتا ہے؟ میری گزارش سن لیجئے. بات یہ ہے کہ یہاں پر جس اخلاقیات کے معیار کو، ابھی میں علی گوہر صاحب کی بات سن رہی تھی، وہ مجھے کہہ رہے تھے، میں کلینک میں بیٹھی ہوئی ہوں، ارے ان کو بولیں وہ فیصل آباد کے ہیں، اپنے علاقے میں ذرا مڑ کے دیکھ لیں. ان کے جو پچھلی حکومت تھی اس میں فیصل آباد کی فیکٹریاں بند ہو گئی تھی، کسی کے پاس نوکری نہیں تھی. ہماری حکومت نے فیصل آباد کی فیکٹریاں چلائی ہیں 6 مہینے کے لیے، ان کے پاس آرڈرز اتنے ہیں، ان کے پاس لوگوں کو نوکریاں مل گئی ہیں، خوشحال ہو گیا فیصل آباد. اور شیلا صاحبہ ان کے لوگ بے روزگار ہوئے، شرح دیکھیے، میری بات سنیں، بے روزگاری کی شرح بڑی آپ کے دور میں ڈبل ہو گئی ہے. صاحبہ جو کہہ رہی ہیں، میں اس کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، لیکن کامیڈی پروگرام کی اجازت ڈاکٹر ادیب کامیڈی پروگرام کی اجازت بالکل نہیں تھی. نہ جائیے، اپنی کوئی کارکردگی دکھائیں. کتے کا کیوں نہیں جائیں؟ ہم اس کو بجٹ میں پیسے لگاتے ہیں. دادو میں جو لاڑکانہ میں بہت اچھا ہے، آپ کا بھی علاج ہو سکتا ہے. صاحب کے وہاں جو حالات ہے، ارے آپ کا بھی علاج ہو سکتا ہے. زبان ہے، اگر آپ لوگ سب اچھا ہے، آپ سے بہت بہتر ہے، میں جو پائپوں سے پانی نکال کے بہت بہتر ہے.
और मैं जरा अली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लूं। जी अली साहब क्या इस एहतसाब ये जो एहतसाब का जो चेयर जी इजाजत दे दीजिए आपको जरा मैं मज़ाहिया प्रोग्राम करना था जी रात में मज़ाहिया प्रोग्राम करना था तो आप सोलो प्रोग्राम करती, वैसे आपने इनको इतना ज्यादा वक्त दिया। चले मैं जरा आपने इनको चले आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नजर अली साहब नैब चेयरमैन का मसला है कि अगले इलेक्शन की तैयारी है शुरू करें आप। देखिए जो नैब का है, नैब एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट प्लीज डॉक्टर साहब देखिए गुजारिश ये है कि जो नैब का मसला है, नैब के जो चेयरमैन हैं इसी जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो इन्होंने एक फैसला दिया था, इन्होंने एक जो है वो नैब के चेयरमैन को फारिग किया था कि इनका गैर आईनी तरीके के साथ को मतलब है रखा गया। दूसरा ये है कि वो वीडियो स्कैंडल को और तरह से कोट कर रही थी, ये इन जज साहब की वीडियो है उस रिमोट पे चलते और बाकी छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट के जज ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में जब उनकी बेल हुई तो उन्होंने नैब के बारे में क्या कहा कि नैब को ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नैब सईद खोसा साहब ने क्या बात की और नैब जो है ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल, लोगों की वफादारी में तब्दील करने के लिए। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, शैला साहिबा आपका और डॉक्टर जरका आपका। लेकिन आखिर में यही कहूंगी कि नैब चेयरमैन के हवाले से जितनी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी चल रही है उसमें अगर इन्हीं को एक्सटेंशन दी जाती है तो एहतसाब का बयानिया कहाँ खड़ा होगा ये आप डिसाइड कीजिए। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।